हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य में द्विअर्थी वाक्य का चयन करना है। समय के साथ महादेव बूढ़ा हो गया है। उसने इधर उधर देखा और कहा, यह देखने के लिए वह पीछे की तरफ मुड़ा। यह चीज़ सपने में भी नहीं मिल सकती। तो यहाँ देखेंगे द्विअर्थी, जो दो अर्थ प्रकट कर रहा हो। समय के साथ साथ क्या, महादेव बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़ा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, द्विअर्थ दे रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे फिर, राम आम खाता है। वाक्य में कौन सा शब्द करता है, ठीक है। राम क्या है, करता है। आम क्या, राम क्या है इसमें, राम है करता, ठीक है। राम क्या है, करता है। और आम क्या है, उसका कर्म है। आम क्या है, कर्म है। खाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो खाना क्या हो जाएगा, खाना क्या है, क्रिया है, ठीक। तो इस तरह से इस वाक्य में कर्ता कौन हो जाएगा, राम। आम पूछा जाएगा तो कर्म है, खाना क्या है, क्रिया है। वाक्य होता है, वाक्य क्या होते हैं, वर्णों के समूह होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं, अर्थों के समूह होते हैं, या पदों का समूह होता है। तो पदों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। एक तो होता है रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अगला देखेंगे फिर, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है। वाक्य की न्यूनतम इकाई कौन सी होती है, पद, ठीक। फिर अगला देखेंगे, जीवन में वाक्य का महत्व है। क्या महत्व है, अपनी अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए, या अन्य से अपने को अलग करने के लिए है, या अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए है, ठीक है। तो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जीवन में क्या है, वाक्य का महत्व है। अगला देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। और यही किसके आधार पर पूछा जाएगा, रचना के आधार पर पूछा जाए, ठीक है। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3, ठीक। कौन कौन से, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य, और क्या था, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक। सरल, मिश्र, और एक होता है संयुक्त, ठीक। और ये क्या होता है, संयुक्त वाक्य। इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला देखेंगे, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम कौन सा है। पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होती है, ठीक है। तो यही सही पदक्रम होता है, पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता नहीं, ठीक है। पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता। जैसे कि देखेंगे, राम, राम क्या है, कर्ता, ठीक है। राम, राम आम, आम, राम आम खाता है, ठीक। राम आम खाता है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता। खाने वाला कौन है, राम। तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। और कर्म क्या है, आम है, ठीक है। कर्म क्या है, आम है। और खाना क्या हो गया, तो क्रिया हो गया। तो यही पदक्रम होता है, कर्ता पहले आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्या आता है, क्रिया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा है जो मिश्र वाक्य है, ठीक। एक वाक्य और दूसरा क्या होता है, इसमें उपवाक्य होता है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, ठीक है। तो यही क्या है, मिश्र वाक्य है। सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है, तो ये है सरल वाक्य, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है, मिश्र वाक्य। तो जिसने ये क्या है, ये वाक्य इससे, ये क्या है, ये उपवाक्य इस पर निर्भर हो गया, तो यही क्या है, मिश्र वाक्य है। आह ओह, ऐसे जब विस्मय की स्थिति आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आह कितना सुहावना मौसम है, आह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। हे राम, हे प्रभु, ये सभी किस में आते हैं, विस्मय सूचक में आते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें और से, अथवा से, इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। 2 वाक्य होते हैं और इनसे जुड़े होते हैं, अथवा से, और से, ऐसे वाक्य जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या आता है, किंतु, परंतु, ऐसे शब्द आते हैं, कि और जिसने, ऐसे शब्द आते हैं। और एक वाक्य, एक उसमें क्या होता है, उपवाक्य होता है, जो पहले वाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। फिर देखेंगे, वाक्य में निश्चित क्रम के अनुसार पदों का प्रयोग क्या कहलाता है, पद समूह कहते हैं। देखो, पद क्रम कहलाता है वो, ठीक है। जैसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है, फिर कर्म को रखते हैं हम, फिर क्या रखते हैं, उसके बाद क्रिया को रखते हैं, ठीक है। पद क्रम, इसी को पद क्रम कहा जाता है। फिर देखेंगे, पड़ोसी से बराबर मिलते जुलते रहो। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, क्या ये निश्चयवाचक है, शक्तिबोधक है, या अनुमति दे रहे हैं किसी को, नहीं। क्या है ये, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। फिर देखेंगे, जो पढ़ेगा वह पास होगा। कौन सा वाक्य है इसमें,
क्या ये निश्चयवाचक है, या संदेह की स्थिति है, या संकेत दिया जा रहा है, या विधि सूचक है? तो सही क्या होगा? सी, संकेत दिया जा रहा है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नांकित में से विस्मयादिबोधक वाक्य को चिन्हित करना जिसमें विस्मय की स्थिति हो। देखते ही पहचान लेंगे। ओह, तुमने देर रात तक पढ़ाई की, ये हो गया विस्मय सूचक। या तुमने देर रात तक पढ़ाई क्यों की, ये है। या फिर मैंने देर रात पढ़ाई की, ये है। या फिर तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होना चाहिए इसलिए विस्मयादिबोधक वाक्य बताना है ना, विस्मय की स्थिति बतानी है। ठीक, तो क्या होगा? ओह, तुमने देर रात तक पढ़ाई की। तो सही उत्तर होगा इसका बी, ना कि डी। अगला देखेंगे फिर, किस तरह का वाक्य है। इसमें देखेंगे, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। क्या आज्ञा दी जा रही है, या इच्छा बताया जा रहा है, या संकेत है, या फिर विधानवाचक है? ठीक है, तो ये क्या है? विधानार्थक है। अगला देखेंगे, नववर्ष मंगलमय हो, ये किस तरह का वाक्य है? इच्छा है। जब भी हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो वो किस में जाता है? इच्छावाचक वाक्य में। आपकी यात्रा मंगलमय हो, कौन सा वाक्य होगा? इच्छावाचक। अगला देखेंगे, फिर आता है वाच्य। ठीक, वाच्य की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है, कर्म है, अथवा क्या भाव है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? वाच्य, है ना, हम उसे क्या कहते हैं? वाच्य। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव तीनों में से किसकी प्रधानता है, ये बताने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार पूछा जाएगा, 3 होते हैं। एक तो कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, ठीक, और एक होता है भाववाच्य। ठीक, पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य दूसरा, तीसरा आता है भाववाच्य। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी इसको हम क्या कहेंगे? कर्तृवाचक, और इसमें नेप होता है, ठीक है, उसे कर्तृवाचक कहते हैं। जिसमें लिंग एवं वचन प्रायः किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार बदले, वो क्या होगा? कर्तृवाचक होगा। जैसे मोहन खेलता है, और इसी का हम लिंग परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, मोहन खेलता है की जगह लिखेंगे अगर सीता। ठीक है, सीता खेलती है, सीता खेलती है। अब देखेंगे ये क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। मोहन क्या था? मोहन एक लड़के का नाम है ना, कि मोहन किसी लड़के का नाम है और सीता किसी लड़की का नाम है ना, तो मोहन खेलता है ना, मोहन क्या है? करता है। ठीक है, खेलने का काम किसने किया है? मोहन ने। तो मोहन क्या है इसमें? कर्ता। तो जो कर्ता के अनुसार बदल जाए, है ना, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाए, वहाँ पर क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है ना। और जैसे हम इसको बदल देते हैं, किसको बदल दिए? कर्ता को। मोहन की जगह हम क्या लगा दिए? सीता। तो सीता क्या बन गई? खेलती है ना, खेलता है से खेलती है हो गया। तो ये किसके आधार पर बदल रहा है? कर्ता के अनुसार बदल रहा है। हिमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो ये क्या है? सभी कर्तृवाच्य है। उसमें इन वाक्यों में मोहन है, हिमेश है, तुलसीदास, ये क्या है? करता है। तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता होती है। अतः खेलता है, पढ़ता है, और क्या है? ये क्या है? तो ये कर्तृवाच्य है। फिर आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें कर्म के अनुसार पर बदलते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से वाक्य में उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। इनके रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप को हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखें, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, इसमें द्वारा आते हैं। ठीक है, और कर्ता कारक में ने आता है। ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा कर्मवाच्य। अब यहाँ पर देखेंगे, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। ठीक है, राम ने निबंध पढ़े, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, है ना। इसमें जैसे हम लिखते हैं कि राम ने निबंध पढ़े, राम ने निबंध पढ़े, राम ने निबंध पढ़ा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो राम ने निबंध पढ़ा, ये क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। राम ने निबंध पढ़ा, और इसी का हम कर्म बनाएंगे तो क्या कहेंगे? राम के द्वारा निबंध पढ़ा गया। ठीक है, राम के द्वारा क्या पढ़ा गया? निबंध पढ़ा गया। ठीक है, राम के द्वारा निबंध पढ़ा गया।
राम के द्वारा निबंध पढ़ा गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ा, ये क्या हो गया, ये हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्ता कौन है इसमें, राम। पुस्तक क्या है, उसका कर्म है। पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया है ना। पढ़ना क्या है, इसमें क्रिया है, तो इसमें किसके द्वारा बदलती है, इसमें प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। वो क्या होता है, वो होता है कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य में क्या होगा, इसी का हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, ये बन जाएगा फिर कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव या क्रिया के अर्थ की प्रधानता जानना हो, वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य। इसमें किसका बोध होता है, असमर्थता का, असमर्थता। ठीक है, इसमें क्या होती है, असमर्थता का बोध होता है। जैसे भाव होते हैं, जैसे धूप में चला नहीं जाता, राम से अब चला नहीं जाता, हिमेश से फुटबॉल नहीं खेला जाता, तो ऐसे असमर्थता के भाव होते हैं। वाच्य परिवर्तन आएगा इसके बाद, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जैसे बदलना है, अभी हमने बदल के देखा था। श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है, ये हो गया कर्मवाच्य। श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया, कर्मवाच्य हो गया। इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जाता है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य देखेंगे। बच्चे नहीं दौड़ते हैं, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, ये हो गया भाववाच्य। बच्चा ही सोया, ये है कर्तृवाच्य। बच्चा से सोया नहीं जाता बन गया भाववाच्य। से दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृ है या फिर भाववाच्य। सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य है। वाक्य शुद्धि हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।